पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कर्जन। ठीक, आइए थोड़ा आप डिटेल में बात कर लेते हैं जो काम की बात है। देखिए, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों कौन था? लॉर्ड कर्जन था। उसने 6 जनवरी 1899 से 18 नवंबर 1985 तक जो है भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के तौर पे काम किया। ठीक है, अब बात आती है कि उसने बंगाल का विभाजन कब किया था। तो 16 अक्टूबर 1905, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, इसको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, आगे बात करें उसके काम के बारे में तो 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता निगम अधिनियम पारित किया था। 1904 में प्राचीन भारतीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए कानून पारित किया था। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है कि किसने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। ठीक है, तो ये सारे कई क्वेश्चंस के आंसर आपको हमने बता दिए जो कि पूछे जाते हैं अक्सर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? ठीक है, देखिए, अब केरल तो वैसे है, केरल का राज्य का लिंगानुपात, भारत में केरल का लिंगानुपात क्या है? सबसे ज्यादा है, लेकिन शायद ऑप्शन में केरल नहीं था। ठीक है, तो हम की पॉइंट पे बात करते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन जो भी रहा होगा उसके आधार पे आपको टिक करना होगा। तो जहां तक संभव हो उतना आपको बता देता हूं। देखिए, केरल राज्य का लिंगानुपात तो सबसे ज्यादा है, तो कंफर्म है। ठीक है, 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल का लिंगानुपात 184 था। ठीक है, अच्छा, लिंगानुपात क्या होता है? प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसे लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, कितना है? 879 है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें, दमन दीव का लिंगानुपात सबसे कम है, कितना था? 618। ठीक है, पुडुचेरी में लिंगानुपात दूसरा सबसे ज्यादा है। ठीक है, पुडुचेरी में लिंगानुपात दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। पुडुचेरी का लिंगानुपात 1037 था। तमिलनाडु का लिंगानुपात 996 था, शायद ऑप्शन में आपको तमिलनाडु दिया हुआ था। ठीक है, तो तमिलनाडु का लिंगानुपात 996 था। आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात 993, छत्तीसगढ़ का 991, अंडमान निकोबार का 876, दिल्ली का 868, चंडीगढ़ का 818, दादरा और नगर हवेली का 774। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको हमने बताई हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लिंगानुपात केवल एक याद करके नहीं रखना है कि बस केरल का ज्यादा, बस केरल तक नहीं, हर राज्यों का जो है हमें जानना है। अगला प्रश्न है कि टी बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो है भरतनाट्यम। टी बाला सरस्वती को 1957 में पद्म भूषण और 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1981 में चेन्नई की भारतीय ललित कला सोसाइटी के संगीत कला शिखमणी पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। बंगाली फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने बाला सरस्वती पर एक फिल्म बनाई थी 1976 में, जिसका नाम है बाला। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रज पर्व कहाँ मनाया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। ठीक है, रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक 3 दिवसीय त्योहार है। अक्सर पूछा जाता है कि रज पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो 3 दिवसीय त्योहार है। उसे मनाया 4 दिन तक जाता है, लेकिन मेन जो त्योहार है वो 3 दिवसीय होता है। ठीक है, इसे राजा संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार है नारित्व का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार जून के मध्य में पड़ता है। पहले दिन को पाहिली राजा कहा जाता है, दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति कहते हैं और तीसरे दिन को भूदाहा या बसी राजा कहा जाता है। चौथे दिन को बसुमती स्नान या भूदेवी का औपचारिक स्नान कहा जाता है। इस त्योहार में भगवान विष्णु की पत्नी भूमा देवी की आराधना की जाती है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि पहले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब हुआ था? 1924, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत में पहले राष्ट्रीय खेल 1924 में अविभाजित भारत के लाहौर में आयोजित हुए थे। इसे अखिल भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था। क्यों कहा जाता है इसको अखिल भारतीय ओलंपिक खेल? क्योंकि इन्हीं खेलों के द्वारा ही ओलंपिक के खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। ठीक है, इन खेलों का जो आयोजन है वो भारतीय ओलंपिक संघ आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। अच्छा, इसमें वर्तमान समय में भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? पीटी ऊषा।
ठीक है। आज़ाद भारत की अगर बात करें तो आज़ाद भारत में पहले राष्ट्रीय खेल 1948 में लखनऊ में आयोजित हुए थे। ठीक है। 1924 में जो पहला संस्करण आयोजित हुआ था, उसके बाद से लेकर चौथे संस्करण तक आयोजन हर 2 साल में होता रहा। ठीक है। 1930 में इलाहाबाद प्रयागराज में आयोजित हुआ था। 1940 में बॉम्बे, ठीक है, में आयोजित हुआ था। ठीक। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ है मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के मुताबिक राज्यपाल को शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश न हो तो न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो दिलाएंगे। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल कौन होता है? राज्य के मुख्य शासनात्मक प्रमुख होता है। राज्यपाल जो है राज्य का मुख्य शासनात्मक प्रमुख होता है। ठीक है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है। अच्छा, राज्यपाल अपना इस्तीफा किससे सौंप सकता है? मुख्य न्यायाधीश को, या राष्ट्रपति को, या प्रधानमंत्री को, या मुख्यमंत्री को? जी नहीं, राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल की जो भी शक्तियां हैं या राज्यपाल के कार्यालय से जुड़े हुए जो भी विषय हैं, वो अनुच्छेद 153 से लेकर के अनुच्छेद 162 तक उसकी चर्चा की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के 25वें चीफ कौन थे या कौन है? इस टाइप का क्वेश्चन था। एडमिरल आर हरि कुमार, एडमिरल आर हरि कुमार, PBSM, ABSM, BSM, ADC। ठीक है। ये सब इनके क्या है? पद हैं। 30 नवंबर 2021 को नौसेना के 25वें प्रमुख के रूप में भारतीय नौसेना की कमान संभाली थी। वर्तमान समय में कौन है? PBSM, ABSM, एनएम एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। इन्होंने 30 अप्रैल 2024 को 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में भारतीय नौसेना की कमान संभाली है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि देवेंद्र झाझरिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाला फेंक। देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक से जुड़े पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। वह पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2004 और 2016 के पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। देवेंद्र झाझरिया राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले पहले पैरा एथलीट हैं। वह पद्मश्री से सम्मानित होने वाले एकमात्र पैरा एथलीट भी हैं। देवेंद्र झाझरिया का जन्म 10 जून 1981 को राजस्थान के चूरू जिले में हुआ था। अक्सर पूछा जाता है कि फला खिलाड़ी का जन्म या फला खिलाड़ी का संबंध किस जगह से है, किस जिले, किस राज्य से है। अगला प्रश्न है कि पीएम मुद्रा योजना के शिशु घटक के तहत अधिकतम कितनी ऋण राशि स्वीकृत की जा सकती है? 50,000 रुपए इसका राइट आंसर है। देखिए, पीएम मुद्रा योजना के 3 घटक हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000 का मिलता है, किशोर में 50,000 1 से लेकर 5 लाख तक का मिलता है, तरुण में 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का मिलता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि PMMY के तहत जो है, PMMY के तहत किसको ऋण मिलता है? तो इसके तहत गैर कृषि ऋण, इसके तहत जो है गैर कृषि क्षेत्र के कारोबारियों को ऋण दिया जाता है। वैसे बागवानी और मछली पालन जैसे कृषि से जुड़े कारोबारियों को भी ऋण मिल सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 30 इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। यह अधिकार धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29(1) अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच रोलिंग प्लान लागू किया गया था? ठीक है। 5वीं और 6वीं के बीच में रोलिंग प्लान आया था। ठीक है। भारत में 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजनाओं के बीच रोलिंग प्लान लागू किया गया था। यह योजना साल 1978 से 1980 के बीच लागू की गई थी। अब यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि रोलिंग प्लान किसने लागू किया था? तो जनता पार्टी सरकार ने। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। 1977-78 में 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके उन्होंने 1978-83 की अवधि के लिए अपनी 6वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की। इसे ही रोलिंग प्लान कहा गया। ठीक है।
वर्ष 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है मिथुन चक्रवर्ती। अभिनेता और राजनीतिज्ञ निर्माता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से प्रदान किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार 8 अक्टूबर 2024 को 17वें फिल्म में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से अभिनेता या राजनीतिज्ञ मिथुन चक्रवर्ती को किस समारोह में प्रदान किया गया था? तो आपका आंसर क्या होगा? 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है, देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को स्वर्ण कमल पदक के साथ एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति उन्हें साल ओढ़ा करके सम्मानित करते हैं। पहले इस पुरस्कार में 10 लाख का कैश प्राइज दिया जाता था, लेकिन 17वें नेशनल अवार्ड से इसे बढ़ा करके 15 लाख कर दिया गया है। ठीक है, मतलब इस बार जो है 17वें जो नेशनल अवार्ड थे इससे बढ़ा के 15 लाख कर दिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का संबंध किस अनुच्छेद से है? मौलिक अधिकारों का संबंध अनुच्छेद 12 से 35 से है। ठीक है, अनुच्छेद से 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और ये भाग 3 में है। 12 से 35 से जो मौलिक अधिकार आपके हैं इनके अलग अलग गणक है, संगठन है, उसको आपको बता देते हैं। देखिए 14 से 18 तक जो है समानता का अधिकार है, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 29 से 30 तक सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है, और अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी की पॉइंट आपको बता रहा हूं ये सारे के सारे फैक्ट महत्वपूर्ण हैं, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगला प्रश्न है कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत समिति मतलब यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर के साथ। यह एक गुप्त समाज था और 1952 में उन्होंने खुद इसे क्या कर दिया था? भंग कर दिया इसको। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आईएफसी कोड कितने अंकों का होता है? जिसका जो राइट आंसर है वो है 11 अंक। आईएफसी कोड में कुल मिला के कितने अंक होते हैं? 11 अंक होते हैं। यह एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, मतलब कुछ अक्षर कुछ नंबर। ठीक है, आईएफसी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड आईएफसी का फुल फॉर्म होता है। आईएफसी बैंक को कौन देता है? आईएफसी बैंकों को आरबीआई देता है। आईएफसी कोड का इस्तेमाल नेफ्ट के लिए, आरटीजीएस के लिए, आईएमपीएस से जैसी जो नेट बैंकिंग सेवाएं हैं उसमें होता है। आईएफसी कोड का जो पहला 4 अंक होता है वो बैंक का नाम बताता है, और आखिरी जो 6 अंक होते हैं वो शाखा का कोड होता है। ठीक है, आईएफसी कोड के बीच में जो 5वां अंक होता है वो 0 होता है। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने का प्रस्ताव किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? जिसका जो राइट आंसर है वो है चौथी पंचवर्षीय योजना। भारत को आत्मनिर्भर और स्वनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने का प्रस्ताव चौथी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। यह योजना गाडगिल फार्मूले पर आधारित थी। इस फार्मूले के तहत स्थिरता के विकास और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने पर जोर दिया गया था। उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है कि सरोजा वैद्यनाथन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम। ठीक है, महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने दिल्ली में गणेश नाट्यालय की स्थापना की थी, जो कि दिल्ली का पहला भरतनाट्यम संस्थान था। ठीक है, उन्हें भारत सरकार ने 2022 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ठीक है, उन्हें 2008 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2011 में कालिदास सम्मान और तमिलनाडु सरकार द्वारा कलैमामणि 1999 में दिया गया था। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है
कि सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेह है। जी हाँ, सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती हुई यह लेह में भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी भारत में लेह और लद्दाख के जरिए प्रवेश करती है। यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। सिंधु नदी कैलाश पर्वत श्रृंखला में बोखार चू नामक ग्लेशियर से निकलती है। अक्सर पूछा जाता है कि सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में इसे सिंगी खंबन या शेर का मुख कहा जाता है। भारत में प्रवेश करते समय नदी काराकोरम और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच से बहती है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि शकों को और किस नाम से जाना जाता है? तो इंडो सीथियन, इंडो सीथियन, शकों को सीथियन और इंडो सीथियन के नाम से जाना जाता है। शक कौन थे? ये ईरानी खानाबदोश लोगों का एक समूह था। वह मध्य एशिया से आए थे। शकों ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक शासन किया, चौथी शताब्दी ईस्वी तक शासन किया। शकों ने उत्तर पश्चिमी भारत, वर्तमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में शासन किया। इन्होंने मथुरा और महाराष्ट्र पर अपना अधिकार कर लिया था। शकों की 5 शाखाएं थी। शकों के कुछ प्रसिद्ध शासकों का नाम है मौस, रुद्रदामन, कनिष्क और अभिष्क। ठीक है, इन्हीं से शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी, जब कुषाण वंश के शासक सम्राट कनिष्क ने अपनी राजधानी मथुरा से पेशावर स्थानांतरित की थी। ठीक है, भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक थे रुद्रदामन, जिन्होंने 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय की हार के साथ शक युग समाप्त हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में गाडगिल फार्मूले को अपनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना। चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो गाडगिल फार्मूले पर आधारित थी। ठीक है, इस फार्मूले का नाम समाज विज्ञानी धनंजय रामचंद्र गाडगिल के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कितनी उम्र तक कार्य करता है या उसका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा की शर्तें अधिनियम 1991 के प्रावधानों के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है। ठीक है, अच्छा, इनको मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त जो भी हैं, उनको जो सुविधाएं और वेतन प्राप्त होता है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो उपलब्ध वेतन है, सुविधाएं हैं, वो उनके बराबर मिलता है। करंट अफेयर्स की अगर बात की जाए तो जो वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वो है ज्ञानेश कुमार। इन्होंने किसकी जगह ली है? इन्होंने राजीव कुमार की जगह ली है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कोणार्क महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। ठीक है, यह एक 5 दिवसीय नृत्य महोत्सव है। हर साल दिसंबर के महीने में कोणार्क के सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव 1986 से हर साल 1 से 5 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव में भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और कई अन्य नृत्य रूपों का प्रदर्शन किया जाता है। इस महोत्सव के दौरान अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव भी होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो कोणार्क महोत्सव के दौरान होता है। इस महोत्सव का आयोजन ओडिशा पर्यटन और ओडिसी रिसर्च सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर की अगर बात करें तो 1984 में इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 919। बाल लिंगानुपात क्या होता है? बाल लिंगानुपात का मतलब होता है 0 से 6 साल के आयु वर्ग में हर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या। ठीक है, 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत के कुछ और राज्यों का बाल लिंगानुपात ऐसे है, जान लीजिए इसको। अरुणाचल प्रदेश का 972 है, हरियाणा का 834 है, मिजोरम का 971 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 968 है।
अगला प्रश्न है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका राइट आंसर है केरल। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यह एक एकल नृत्य है, इसे मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं। यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। मोहिनीअट्टम की जड़ें नाट्यशास्त्र में है। ठीक है, नाट्यशास्त्र क्या है? अक्सर पूछा जाता है नाट्यशास्त्र, मतलब मोहिनीअट्टम का संबंध किस शास्त्र से है? नाट्यशास्त्र से है। नाट्यशास्त्र क्या है? एक प्राचीन हिंदू संस्कृत ग्रंथ है। मोहिनीअट्टम की शुरुआत केरल के मंदिरों में हुई थी। देवदासी नृत्य भी कहा जाता है इसको। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव कौन है? तो डॉक्टर पीके मिश्रा। डॉक्टर पीके मिश्रा। मोदी 3.0 सरकार में एक बार फिर से अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत कब हुई थी? तो 2020 इसका राइट आंसर है। 2020 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है कि 56वीं राष्ट्रीय खो खो बालिका चैंपियनशिप किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। जनवरी 2025 में आयोजित पहली खो खो विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने नेपाल को हरा करके खिताब जीता था। ये तो करंट अफेयर्स की बात होगी, पूछा जा सकता है। ठीक है, जनवरी 2025 में जो है क्या हुआ था? पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय खो खो विश्व कप हुआ था। ठीक है, तो इसमें भारत ने नेपाल को हरा करके, मतलब पुरुष और महिला दोनों टीमों ने नेपाल को हरा के क्या किया था? ये खिताब अपने नाम किया। ठीक है, वहीं 56वीं की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की टीम ने 56वें राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिताब को अपने नाम किया। यह चैंपियनशिप दिल्ली के करनैल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाला फेंक। ये आपको पता ही होगा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए नीरज चोपड़ा के बारे में। 2018 के एशियाई खेलों में 88.06 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 2016 के IFF विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर का विश्व जूनियर रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक उन्होंने जीता था। 2022 में डायमंड लीग का खिताब उन्होंने जीता। 2023 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ बातें हो गई, जो है महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। आइए थोड़ा करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। पूछा गया था कि वर्तमान में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री कौन है? तो श्री HD कुमार स्वामी इसका राइट आंसर है। बैडमिंटन में कार का वजन कितना होता है? कार का वजन कितना होता है? तो बैडमिंटन में काक या जो शटल काक होता है या कार जिसको कहा जाता है, उसका जो वजन होता है 4.75 से लेकर के 5.50 ग्राम तक होता है। अच्छा, कितनी पंखुड़ियां होती हैं काक या शटल काक में? 16 पंखुड़ियां होती है, इसको ध्यान रखिएगा। सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, दलजीत सिंह चौधरी जो 1990 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी हैं। 28 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने दलजीत सिंह चौधरी को BSF का महानिदेशक नियुक्त किया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि RRR के गाने नाटू नाटू के गाने को किसने गाया है? राहुल सिपलीगंज और काल भैरवा ने। चंद्रबोस ने फिल्म में नाटू नाटू गीत जो है रुद्राम रणम रुधिराम 2022 के लिए लिखा था। इस गाने को राहुल सिपलीगंज और काल भैरवा ने गाया है और MM किरवानी ने कंपोज किया है। ऑस्कर में नॉमिनेट होने वाला नाटू नाटू पहला भारतीय गीत है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 132, 133 और 228 में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। उच्च न्यायालय में कोई ऐसा मुकदमा अगर है जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित हो, तो उस मुकदमे को सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय के लिए भेजा जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। और इस वीडियो का अगर PDF चाहिए तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए
जय हिंद।